हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो क्लास स्टार्ट किया जाए। आज सीरीज चल रहा है हम लोगों का मॉडल सेट टर्म 2 का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कल हम लोगों ने मॉडल सेट 1 का सेक्शन ए डिस्कस किया था। आज हम लोग मॉडल सेट 2 का सेक्शन ए डिस्कस करेंगे और समय बचा तो मॉडल सेट 3 का भी सेक्शन ए डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? आज हम लोग मॉडल सेट 2 का सेक्शन ए डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद मॉडल सेट 3 का सेक्शन ए डिस्कस करेंगे। अभी सारे मॉडल्स के पहले सेक्शन ए डिस्कस किए जा रहे हैं, उसके बाद सारे मॉडल के सेक्शन बी डिस्कस किए जाएंगे, उसके बाद सारे मॉडल के सेक्शन सी डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, एक साथ सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तीनों के एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे क्या होगा, कोई भी मॉडल आपका छूटेगा नहीं और सभी पर बराबर फोकस कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में तीनों से मिला करके रहेगा। आप लोगों का जैक बोर्ड का आज जो टाइम टेबल है वो भी आज पेपर में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें 1 घंटा 15 मिनट ही समय दिया है, लेकिन नीचे लिखा है आपको 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के लिए, यानी टोटल 1.5 घंटे का समय आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी, चलो तो हम लोग मॉडल सेट की तरफ बढ़ते हैं। मॉडल सेट 2 का सेक्शन ए और मॉडल सेट 3 का सेक्शन ए डिस्कस करने जा रहे हैं। सभी को अगर आपके पास संभव हो तो मॉडल सेट निकाल कर बैठेंगे, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं सवाल लिखते हुए आगे चलूंगा। देखेंगे मॉडल सेट 2 का सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, और ये क्वेश्चन हमने कल के क्लास में ही आपको डिस्कस कर दिया था। कार्बन मोनोऑक्साइड का जब लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे तो उसी के साथ साथ वाटर का भी डिस्कस कर दिया गया था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और दूसरा क्वेश्चन कहता है डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम। ये जितने भी क्वेश्चन सेक्शन ए के अंतर्गत है ये सारे क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। ठीक है, डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम। तो आप लोग जानते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बोलने कह रहा है कि आप आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में क्या जानते हैं। तो आप जानते हैं कि सिस्टम जो होते हैं वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है ओपन सिस्टम, जिसमें मास और देखो, एक होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब जिसे खुला चाय का कप है, इसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम है। यहाँ से हीट भी फ्लो कर सकता है और हीट बाहर से अंदर भी आ सकता है। अगर खुला कप में चाय है तो मक्खी भी आकर गिर सकती है, मतलब बाहर से चीनी भी हम बाहर से ऐड कर सकते हैं। तो ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है? ओपन सिस्टम में ना आप मास एंड हीट दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं। कहाँ? सिस्टम से सराउंडिंग एंड सराउंडिंग से सिस्टम। मास एंड हीट बोथ एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब ये आपका सिस्टम हो गया और ये बाकी जो बच गया वो सराउंडिंग हो गया। तो सिस्टम से सराउंडिंग में मास भी जा सकता है और हीट भी जा सकता है। आप 1 कटोरा पानी को 10 दिन तक छोड़ दिए तो या वो एक जितना पानी का लेवल था उतना ही रहेगा? नहीं, वो वेपराइज हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, और समय के साथ उसमें पानी की मात्रा कम हो जाएगी। लेकिन अगर बारिश हो रही है और उस छत पे उसको पानी कटोरा रख दिए तो उसमें पानी भर भी सकता है। तो कहने का मतलब है कि ओपन सिस्टम में मास जा भी सकता है, आ भी सकता है। ठीक है, हीट जा भी सकता है, हीट आ भी सकता है, यानी मास और हीट दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं। फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? जैसे सिस्टम से सराउंडिंग हुआ वैसे सराउंडिंग से सिस्टम में भी आ सकता है, उसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वाइस वर्सा। ये हुआ ओपन सिस्टम। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है लेकिन समझा रहे हैं। उसके बाद आता है क्लोज सिस्टम, ताकि आप बैठ के चीजों को रटते नहीं रहे, एक बार समझे और जाके अपने शब्दों में एग्जाम में लिख करके आए। इसको कहते हैं क्लोज सिस्टम। चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है। यहाँ पर क्या था? सिस्टम खुला था, पर यहाँ पर सिस्टम क्या है? बंद है। यहाँ से ना तो मास इधर आ सकता है न मास इधर जा सकता है, यानी मास मतलब कोई पदार्थ या कोई वस्तु चारों तरफ से बंद है ना, तो कोई वस्तु इसमें अंदर आ भी नहीं सकता है और अंदर से बाहर जा भी नहीं सकता है। हाँ, लेकिन ये दीवारों से होते हुए हीट फ्लो कर सकता है। मतलब अगर गर्मी का दिन है और पानी रखे हैं
तो बाहर की गर्मी से पानी भी गर्म हो जाएगा, और अगर ठंडे का दिन है तो बाहर का पानी बाहर के वातावरण के हिसाब से ठंडा भी हो सकता है। यानी यहाँ पर मास जो है, मास का एक्सचेंज नहीं होगा, नो एक्सचेंज ऑफ मास। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, नो एक्सचेंज ऑफ मास फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, नो एक्सचेंज ऑफ मास, बट हीट कैन एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा। यानी सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में हीट का फ्लो कर सकता है, मास का फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दीवारें बंद हैं इसकी। तो ये हो गया ओपन सिस्टम, ये हो गया क्लोज सिस्टम। क्लोज में कोई भी चीज अंदर बाहर नहीं आ सकता है। जैसे एक पानी का बोतल भर के उसको नाला में फेंक दिए, तो क्या नाला का बिल्कुल पैक, सील पैक बोतल, तो क्या नाला का पानी बोतल के अंदर प्रवेश कर जाएगा बिस्लरी के अंदर? नहीं। क्या बिस्लरी पानी नाला के अंदर, बिस्लरी का पानी निकल के नाला में बह जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बोतल क्लोज है। लेकिन हीट फ्लो कर सकता है। अगर ठंडा पानी होगा तो पानी थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाएगा, गर्म पानी होगा तो थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाएगा। यानी हीट दीवारों से होकर आर पार हो सकती है, दीवार से रेडिएट कर जाएगा हीट, लेकिन मास या मैटर फ्लो नहीं करेगा। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा आता है, एंड दैट वुड बी आइसोलेटेड सिस्टम। तीसरा क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। इधर लिख रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है, क्लोज सिस्टम तो है ही, ये ओपन सिस्टम था, और ये कैसा सिस्टम था? क्लोज सिस्टम था। अब हमको लोग एग्जाम में जो पूछा है वो आइसोलेटेड सिस्टम पूछा है, मतलब ये क्लोज सिस्टम तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद आप लोग को एक डायग्राम बना के समझाना है, और डायग्राम में क्या कर देना है, इस प्रकार से इंसुलेटिंग मटेरियल ऐड कर देना है। इसको हम लोग बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहेंगे। ये एक इंसुलेटर होगा, जिससे क्या होगा, हीट भी अंदर बाहर नहीं हो सकता है। इसको हम क्या कह रहे हैं? ये क्लोज सिस्टम तो है ही, लेकिन इसको हम कह रहे हैं इंसुलेटिंग वॉल। इंसुलेटिंग वॉल है, यानी इसको क्या कर दे रहा है, हीट को बाहर निकलने से रोक रहा है। यानी अंदर का हीट बाहर भी नहीं आ पाएगा और बाहर का हीट अंदर भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि दीवार में चारों तरफ से थर्मोकोल लगा हुआ है। थर्मोकोल एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो हीट को अंदर बाहर आने से प्रोटेक्ट करता है। आप लोगों ने देखा होगा मछली वाले को, जो मछली जो रखता है वो थर्मोकोल का जार में रखता है। क्यों? क्योंकि उसमें बर्फ रखी होती है, और बर्फ पिघल ना जाए। अगर बर्फ पिघल जाएगा तो पानी बन जाएगा, और उसके अंदर अगर मछली रख देंगे तो सड़ा हुआ मछली की तरह महकने लगेगा वो। लेकिन बर्फ में रखने से मछली ताज़ा बना रहेगा। तो बर्फ लंबे समय तक बर्फ ही रहे, इसीलिए बाहर का गर्मी उसके अंदर नहीं जाए, इसीलिए उसको थर्मोकोल के जार में रखा जाता है। उसी प्रकार गर्मी के दिन में आपने ठेला वगैरह में देखा होगा, पानी का पाउच को या कोल्ड ड्रिंक वगैरह को वो थर्मोकोल के जार में स्टोर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि थर्मोकोल हीट को रोकता है, प्रिवेंट करता है, बाहर की गर्मी को अंदर, अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकता है। आजकल जितने भी घर बनते हैं उन घरों में क्या होता है, 2 ईंट की दीवारों के बीच में थर्मोकोल घुसाया जा रहा है। उससे क्या होता है, बाहर की गर्मी अंदर या अंदर की ठंडक या गर्मी बाहर नहीं जाएगी, तो गर्मी के दिन में आराम देगा, ठंड के दिन में भी आराम देगा। उससे एसी का खर्चा बचेगा। तो जितने भी दीवार आजकल बनते हैं उन सब दोनों दीवार में जो 2 ईंट होते हैं, उन 2 ईंटों के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल थर्मोकोल डाला जाता है। समझ में आ रहा है? जो थर्मोकोल डाला जा रहा है आपको समझ में आ गया होगा। गर्मी का दिन अगर है तो बाहर की गर्मी अंदर नहीं आए, ठंड का दिन है तो अंदर की गर्मी बाहर न जाए, इसीलिए इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पर हम यहाँ पर थर्मोकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आइसोलेटेड सिस्टम। क्या हो गया ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें क्या होगा, सिस्टम चारों तरफ से बंद है, तो इसमें मास का भी इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा और हीट का भी इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे नीदर मास, इसको नाइदर नहीं पढ़ते हैं, नीदर मास नॉर हीट कैन एक्सचेंज, नीदर मास नॉर हीट कैन एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा। मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में और फिर सराउंडिंग से सिस्टम में ना तो हीट का फ्लो करेगा ना ही मैटर का फ्लो करेगा, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कह रहे हैं। तो डायग्राम जरूर बनाएंगे और अपने शब्दों में इस चीज को लिख देंगे। सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको इसका एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है थर्मल फ्लास्क। थर्मल फ्लास्क देखे मिल्टन का एक आता है या सेलो का भी आता है, जो पानी का बोतल रखने वाला जो स्टील का होता है, उसमें गर्म पानी रखिएगा ना तो 24 घंटे तक उसके अंदर गर्म पानी रहता है। ठंडा पानी रखिएगा तो 24 घंटे तक उसके अंदर ठंडा पानी रहता है, मतलब ज्यादा हीट लॉस उसमें नहीं होता है। देखो कोई भी चीज आइडियल नहीं होता है यार,
100% कोई चीज़ नहीं हो सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक 24 घंटा भी गर्म पानी अगर करके रख रहा है तो कम बड़ी बात नहीं है। तो काफ़ी हद तक वो प्रोटेक्ट कर रहा है हीट को, बाहर की हीट को अंदर नहीं आने दे रहा है, अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि थर्मल फ्लास्क जो है वो अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इसके अलावा और दूसरा उदाहरण सर, हमारा जो ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, इसको भी हम कह सकते हैं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। आपने गीता पढ़ा होगा, उसमें कहा जाता है क्यों वत्स चिंता करते हो, मतलब कहा जाता है तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं को दिया, है ना। मतलब कुछ तुम लेकर भी नहीं आए थे, कुछ लेकर के भी नहीं जाओगे, जो है यहीं से लेना है, जो है यहीं दे के जाना है। कुछ लेके तो आए नहीं, कुछ लेके जाना नहीं है, सब यहीं छोड़कर जाना है। इसका मतलब ये ब्रह्मांड का मतलब चांद सितारे जितने भी ग्रह उपग्रह सब हैं, सब इसके अंदर यूनिवर्स के अंदर आते हैं। और जो भी है इसके अंदर है, यहाँ से हीट सूरज उरज सब इसी के अंदर आ गया। तो ना तो हीट यहाँ से दूसरे जगह कहीं जाता है, तो दूसरा जगह कुछ है ही नहीं, तो दूसरे जगह से कुछ यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ से दूसरा जगह भी कुछ नहीं जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड भी अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हमारा जो यूनिवर्स है ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। इसके अलावा सर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कैलोरीमीटर, और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो पढ़िएगा सर, पढ़ाएंगे, आपके सिलेबस में है। कैलोरीमीटर भी एक डिवाइस होता है जो हीट को अंदर बाहर आने से रोकता है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कैलोरी, CALORIEMETR, कैलोरीमीटर। इसके 3 एग्जाम्पल हमने दिया, थर्मल फ्लास्क, यूनिवर्स एंड कैलोरीमीटर। ये 3 उदाहरण, इसके अलावा और भी उदाहरण हो सकते हैं, बट हम लोग को सिस्टम बोला है, प्रोसेस नहीं बोला है। अगर आइसोलेटेड प्रोसेस बोलता तो बहुत सारे एग्जाम्पल और भी होते, पर आइसोलेटेड सिस्टम बोला है, इसीलिए इसका डेफिनेशन, ये डायग्राम बनाएंगे आप और ये डेफिनेशन लिखेंगे आप और एग्जाम्पल जरूर लिख कर आएंगे। ये सब आपको क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम को लिखने की जरूरत नहीं है, याद रहे, बस आपको इतनी बात बताई जा रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आप आगे चलेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग क्या चलेंगे, इसके आगे चलेंगे, ठीक है। चलो, ये क्या जो लगा है, इसके चारों तरफ से क्या लगा हुआ है, इंसुलेटिंग मटेरियल, जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेक्शन ए का मॉडल सेट 2 का क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। ओके ना, अब क्या कहता है, अच्छा अगला भी सवाल, ओके। राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट लिखना है। पी ब्लॉक एलिमेंट समझते हैं आप क्या होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक क्या, देखो ऐसा होता है पीरियोडिक टेबल, जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसा होता है पीरियोडिक टेबल, इस प्रकार का आपका होता है पीरियोडिक टेबल। इसको हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक, इस पूरा को हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक, इसको कहते हैं डी ब्लॉक और इसको कहते हैं एफ ब्लॉक। कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अब आप ध्यान से क्या देखेंगे, पीरियोडिक टेबल अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एस ब्लॉक के अंदर 2 ही ग्रुप होते हैं, है ना, 2 ही ग्रुप होते हैं। उसी प्रकार आपने पी में देखा होगा, इसमें 6 ग्रुप होते हैं, 13 से लेकर के 18 तक इसमें 6 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक। उसी प्रकार डी में 10 होते हैं, 3 से लेकर के 12 तक। इसमें कितने ग्रुप होते हैं, इसमें 10 ग्रुप हैं। और एफ में अगर ध्यान से देखेंगे इसमें कितने ग्रुप है, 14 ग्रुप्स होते हैं। अब ये तुम समझने की कोशिश करो, ये आपको समझने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा ही क्यों होता है। पी में 6 ही क्यों होते हैं, डी में 10 ही क्यों होता है, एस में 2 ही क्यों होता है। आप जानते हैं कि एस सबसेल के पास एक ऑर्बिटल होता है जिसमें आप सर्वाधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। पी सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं और आप 3 ऑर्बिटल में 1 2 1 2 1 2 यानी सर्वाधिक 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। डी के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, और इस प्रकार इसमें आप मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। उसी प्रकार एफ सबसेल के पास 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑर्बिटल होते हैं, और 7 ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 6 7, और 7 ऑर्बिटल में आप 14 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसी कारण से क्योंकि पी में आप सर्वाधिक 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसीलिए पी के पास 6 ग्रुप है। एस के पास आप 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसीलिए एस के पास 2 ग्रुप है। डी के पास 5 ऑर्बिटल है और 5 ऑर्बिटल में आप सर्वाधिक 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसीलिए डी के पास 10 ग्रुप है।
F के पास 7 ऑर्बिटल हैं, 7 ऑर्बिटल में आप 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसीलिए F के पास 14 ग्रुप हैं। अभी आपको समझ में आ गया। अब पूछता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो किसी भी एलिमेंट पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट उठा लो तो आप क्या देखोगे, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2 NP126। नहीं समझे सर? अबे समझो यार, कैसे नहीं समझ में आया। S में कितना इलेक्ट्रॉन तुम रख सकते हो, 2, इसीलिए 2 रखे हैं। P में कितना रख सकते हैं, P ब्लॉक में किसी स्पेसिफिक ग्रुप का बात तो नहीं कर रहा है, पूरे P ब्लॉक का बात कर रहा है। तो पूरे P ब्लॉक में कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अगर ग्रुप 13 का हुआ तो P1 हो जाएगा, अगर ग्रुप 14 का हुआ तो P2 हो जाएगा, अगर 15 का हुआ तो P3 हो जाएगा, अगर 16 का हुआ तो P4 हो जाएगा, 17 का हुआ तो P5 हो जाएगा, 18 का एलिमेंट हुआ तो P6 हो जाएगा। मतलब चूंकि P में 1 से लेकर 6 तक ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसीलिए NS2 NP1 मत लिख के आना, NS2 NP6 मत लिख के आना, NS2 NP3 लिख के मत आ जाना, यानी P में 1 to 6 लिखना, और यही इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नहीं समझ पाए? तो चूंकि कहने का, आप कोई भी एग्जांपल करके देखो ना यार, किसी भी को भी ले लो। चलो ग्रुप 13 से ले लो तुम, एल्यूमिनियम ले लो। चलो हटाओ, एल्यूमिनियम का होता है 13, 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 10, 2p6 के बाद क्या हो गया 3s2, और फिर क्या हो गया 3p1, लास्ट में देखो क्या है, लास्ट का 3s2 3p1। ये एल्यूमिनियम ग्रुप 13 एलिमेंट का है, एटॉमिक नंबर भी 13 है। सिलिकॉन ले लो ना, ग्रुप 14 में आ जाता है सिलिकॉन, उसके बगल में क्या है सिलिकॉन, देखो 14 है, तो लास्ट सब यही ऐसा ही रहेगा 14 में भी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। 15 फास्फोरस का ले लो, 15 तो कितना हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। लास्ट में क्या आ रहा है NS2 NP3, यहाँ क्या आया NS2 NP2, यहाँ क्या आया NS2 NP1। सब में S में 2 आ रहा है, इसीलिए क्या हुआ NS2, और P में कहीं 1 आ रहा है, कहीं 2 आ रहा है, कहीं 3 आ रहा है। इसी प्रकार 16 का सल्फर ले लो, सल्फर का 16 देखो कितना होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 हो गया, तो 16 में वो 4 हो गया। इसी प्रकार 17 ले लो, क्लोरीन का ले लोगे तो क्या हो जाएगा P5 हो जाएगा, 18 आर्गन का ले लोगे तो क्या हो जाएगा 3p6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, S में तो 3s में तो 2 ही रहेगा, है ना, लेकिन P में क्या हो जाएगा 1 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, 1 से 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट पूछा था, तो इसका आंसर क्या आपको लिख करके खाली इतना सा आना है NS2 NP6 खाली लिखना है, बाकी ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, आपको सिर्फ इतना ही लिख कर आना है NS2 NP126। उसी प्रकार अगर F ब्लॉक का बोलता उसी प्रकार लिखते NS2 NF 1 to 14 1 to 14। चलो आगे चलते हैं इसके बाद। अरे ओके, नाउ नेक्स्ट कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कैटलिस्ट डालने पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे चलते हैं इसके बाद। तो इसका आंसर यहां पे लिखा हुआ है NS2 NP126। ओके, कोई भी अगर सवाल हो, कोई बात अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके अपनी बातों को रखेंगे, सो दैट अगली क्लास में हम उसको, मैं आपके सारे कमेंट रीड करता हूं, तो अगली क्लास में वो आपके जो कमेंट्स हैं उसके हिसाब से मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो जो भी अगर बात पढ़ने के दौरान अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके अपनी बातों को जरूर रखें, आपको अगली क्लास में उसको सॉल्व करके बता दिया जाएगा। ठीक है जी, चलो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है, मॉडल सेट 2 का सेक्शन 1, सेक्शन ए, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट का क्या प्रभाव होता है। देखिए एक बात समझ लीजिए आप, इक्विलिब्रियम, अब देखो पूरे चैप्टर तो हम पढ़ा नहीं सकते हैं, उतना समय मेरे पास है नहीं, आपके पास भी नहीं है, तो आपको उतना ही बात बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए और जो आप लिख कर आए और पास कर जाए। ठीक है, तो देखो इक्विलिब्रियम
इसके बारे में आप सिंपल सी बात समझिए कि इक्विलिब्रियम क्या कहता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, फिजिक्स में होता है स्टैटिक, और केमिस्ट्री में आप यूं समझ लीजिए कि समय के साथ अगर उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे, अगर जैसे फिजिक्स में कहते हैं ना वो बॉडी रेस्ट में है, तो उसको समझ लीजिए केमिस्ट्री में कहेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। जैसे पंखा लटका हुआ है, समय के साथ ये चल नहीं रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये पंखा इक्विलिब्रियम में है। फिजिक्स वाले सर इसको बोलते हैं ये पंखा रेस्ट में है, स्टैटिक में है। समझ में आया? तो स्टैटिक रेस्ट का ही पर्यायवाची शब्द है इक्विलिब्रियम। टाइम के रेस्पेक्ट में उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, या अगर बदलाव हो भी रहा है तो जितना तेजी से फॉरवर्ड बदलाव हो रहा है, वापस उतना ही तेजी से पहुंचकर जैसा का तैसा हो जा रहा है। नहीं समझे? जैसे आप कैसे समझाएं, मान लीजिए कि छत पे पानी आप निकाल रहे हैं पैर से धकेल धकेल करके, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर ऊंचाई पर होगा तो पानी निकलेगा नहीं, वो आप पैर को धकेलेंगे, पानी उधर जाएगा, फिर लौट करके वापस आ जाएगा, फिर पानी को धकेलेंगे पैर से, फिर पानी वापस लौट करके आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, आप धकेले, फॉरवर्ड रिएक्शन किए, फिर उतना ही तेजी से बैकवर्ड होके जैसा पानी था वैसा हो गया, तो हम उसको कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम गेन कर रखा है। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, स्टैटिक है, रेस्ट है, इसी को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अब कहता है कैटलिस्ट डालने से क्या होगा। देखिए कैटलिस्ट डालने से क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा, फास्ट हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगा। वही कैटलिस्ट से फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, बस इक्विलिब्रियम खाली जल्दी अटेंड करेगा, बाकी इक्विलिब्रियम के पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी हम कहेंगे, इसका पहला पॉइंट लिखेंगे, नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, नो चेंज इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट के डालने से इक्विलिब्रियम के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कैटलिस्ट only help to attain the equilibrium quickly, only help to attain the equilibrium quickly by increasing the rate of forward as well as backward reaction, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन को भी फास्ट कर देता है और बैकवर्ड को भी फास्ट कर देता है, और इससे इक्विलिब्रियम जल्दी अटेंड करने में मदद मिलती है। सर क्या पढ़ा रही है, सर हमारी जिंदगी में कहीं काम आएगा? आएगा भाई, आएगा। कैसे आएगा सर? देखो, अगर कैटलिस्ट डालने से कोई चीज जल्दी इक्विलिब्रियम गेन कर रहा है, मतलब क्या हुआ, तुम्हारा एनर्जी बच रहा है कि नहीं बच रहा है, यानी तुम्हारा खर्चा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो रिएक्शन ज्यादा टेम्परेचर पर ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा था, ज्यादा गैस जलाना पड़ रहा था, अब कम ही गैस, अगर कैटलिस्ट डाल देंगे तो कम ही गैस डालेंगे और जल्दी इक्विलिब्रियम गेन कर लेगा, माने जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा मेरा। तो फायदा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो ऐसा नहीं है कि हम, तुम समझ नहीं पा रहे हो, अलग बात है। जैसे जैसे थोड़े बड़े होते जाओगे चीजें सब समझ में आएंगी, सबका एप्लीकेशन आपको जिंदगी में समझ में आएगा। तो मैं कह रहा हूं, इससे फायदा क्या होता है इसका, आप कैटलिस्ट ओनली हेल्प टू अटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, बस इतना ही तुम लिखो ना, और क्या है। ये प्रॉफिटेबल है, एनर्जी सेविंग करता है। कैटलिस्ट हेल्प्स टू सेव द एनर्जी। जब बस इतना यार तुम मत लिखो, तुम्हारे बस का है भी नहीं। आप क्या लिख सकते हो, कैटलिस्ट हेल्प्स टू सेव द एनर्जी इन रीचिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पहुंचाने के लिए जो हमको एनर्जी खर्च करना पड़ रहा था, कैटलिस्ट डालने से क्या हो रहा है, कम एनर्जी देना पड़ रहा है और वो जल्दी इक्विलिब्रियम अटेंड कर ले रहा है, तो हमारा एनर्जी बच रहा है। मतलब ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ठीक है, धंधा मेरा काम जो होगा वो प्रॉफिटेबल होगा, लॉस नहीं होगा। तो नो चेंज इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कैटलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है, बस इक्विलिब्रियम जल्दी अटेंड होता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। इसे लिखे नो चेंज इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज नो डिस्टर्बेंस इन इक्विलिब्रियम। नो चेंज इन इक्विलिब्रियम, नो चेंज या नो डिस्टर्बेंस इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, बस खाली इक्विलिब्रियम जल्दी अटेंड करने में मदद करता है कैटलिस्ट। बस इतनी सी बात है। ठीक है, उसके बाद क्या है सवाल, कैटलिस्ट हेल्प्स स्टेबल एनर्जी इन रीचिंग इक्विलिब्रियम एट लोअर टेम्परेचर। एट लोअर टेम्परेचर, कम तापमान पर ही इक्विलिब्रियम अटेंड करके ये हमारे एनर्जी को सेव करता है।
रीचिंग इक्विलिब्रियम एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद कहता है, कौन सा है, सेट 3 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओके, डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इसके बारे में बात करना है। अगला है डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? दैट केमिकल सब्सटेंस या दैट सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज अदर, विच ऑक्सीडाइजेज अदर, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, विच ऑक्सीडाइजेज अदर और रिड्यूसेज इटसेल्फ, या खुद को रिड्यूस कर ले या दूसरे को ऑक्सीडाइज कर ले, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? दैट सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज अदर और रिड्यूसेज इटसेल्फ, वैसा सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है या कह ले खुद को रिड्यूस करता है, वैसे पदार्थ को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, शायद कल मैंने बताया है क्या, पता नहीं, बहुत सारा बैच रहता है, दिमाग में रहता नहीं है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और भी बहुत सारे मतलब होते हैं। या फिर होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर क्या होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और भी 2 मतलब होते हैं, पर फिलहाल तुम इतना ही जानो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर इन चारों में से कोई भी प्रक्रिया हो रही है जिसके साथ हम बोलेंगे उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन कराने के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पता होना चाहिए। जब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिफाइन करने के लिए बोला है तो आपको एग्जाम्पल भी लिखना चाहिए। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? KMnO4। इसके बाद क्या हो सकता है? K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके अलावा क्या हो सकता है? जोन्स रिएजेंट H2SO4। इसके अलावा क्या हो सकता है? ब्रोमीन वाटर। इसके अलावा क्या हो सकता है? टोलेंस रिएजेंट। इसके अलावा क्या हो सकता है? फेहलिंग्स रिएजेंट। ये सारे के सारे क्या है? आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहे जाते हैं। आपको कम से कम 2-3 तो याद रखना। इसके अलावा भी होता है PCC, इसके अलावा है PDC, इसके अलावा है और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, बस उतना तुमको जानना नहीं है। जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाएंगे क्लास 12 में तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप कम से कम 2-3-4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखिए। पोटेशियम परमैंगनेट, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब दूसरे को ऑक्सीजन जुड़वा रहा है, तो दूसरे में ऑक्सीजन ऐड करवा रहा है, तो मतलब उसको ऑक्सीजन देगा तब ना उसमें ऐड होगा। तो देखिए सब में आप देखेंगे, क्या देख रहे हैं? सब ऑक्सीजन का सोर्स है। देखिए इसमें भी ऑक्सीजन का भंडार है, ऑक्सीजन का भंडार है, ऑक्सीजन का भंडार है। तो इसके पास ऑक्सीजन रहेगा, वही दूसरे को दे पाएगा जी। तो जब दूसरे को देगा तो दूसरा कोई ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजन अपने में जोड़ लेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और उसका ऑक्सीडेशन करवाने के लिए यह जिम्मेदार है, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आपके एग्जाम में बोला है डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप लिखेंगे वैसा सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, या फिर जो खुद को रिड्यूस करता है उसको भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से कोई भी 2-3 एग्जाम्पल दे देना, बस हो गया। ऑक्सीडेशन का मतलब है इसका ठीक उल्टा रिडक्शन होता है। जहां जहां एडिशन लिखे हैं वहां रिमूवल कर देना, जहां रिमूवल लिखे हैं वहां एडिशन कर दोगे, जहां लूज लिखे हैं वहां गेन कर दोगे, जहां इंक्रीज लिखे हैं वहां डिक्रीज कर दोगे। तो जो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन है वो रिडक्शन का डेफिनेशन बन जाएगा। क्यों? ठीक है, चलो कॉपी करो इसको। उसके बाद आपके पास है नोमेनक्लेचर है, इसको मिटाया जाए। देखते हैं, इसके आगे चलते हैं। और क्वेश्चन है IUPAC नेम लिखना है। IUPAC का फुल फॉर्म होता है, अगर मान लीजिए IUPAC पूछ दे तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है
इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो IUPAC नेम लिखना है और कंपाउंड है आपके पास CH3, CH, CH2, CH, CH3, CH3 और CH3। आप लोग इसका आंसर क्या लिख के आएंगे? हमको आशा ही नहीं, परिपूर्ण विश्वास है कि तुम लोग लिख के आओगे 2,4-डाइमिथाइल, 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन। क्या लिख कर आओगे? 2,4-डाइमिथाइल। यही क्वेश्चन है ना? नहीं, क्वेश्चन तो सेम है, वही तो। इसको आप लोग लिख करके ऐसे आओगे। ग्रीन पेन से दिखाई दे रहा है? दिख रहा है। चलिए, ग्रीन पेन का यूज नहीं करते हैं। CH2, CH3, ये सवाल है। आप लोग क्या करके आइएगा? आप लोग लिख कर आइएगा, मुझे पूरा भरोसा है। आप लोग इसको लिखेंगे 2 इथाइल 4 मिथाइल 1 2 3 4 5 3 और 2 5 पेंटेन। आप लोग यही लिख कर आएंगे और यहाँ क्या हो जाएगा? गलत। मास्टर तुमको कितना बार बोल चुका है भाई कि सबसे पहला काम करना है, तुमको लॉन्गेस्ट चेन बनाना है, अकबकाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन बनाना है। तो लॉन्गेस्ट चेन बनने का 5 ही कार्बन का तुमको चेन दिख रहा है, 1 2 3 4 5, बस जो लिखा सो हो गया। अरे पूरा ध्यान से देखो भाई, दिव्य दृष्टि चाहिए। 1 2 3 4 5 6, कहाँ हो भाई? 1 2 3 4 5 6, कैसे तुम जोड़ रहे हो? तो 6 कार्बन का जब चेन बन रहा है तो 5 कार्बन का चेन क्यों बना रहे हो? इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन का बन रहा है, यानी इसका जवाब पेंटेन में नहीं हेक्सेन में आएगा। अब देखो ब्रांच कहाँ कहाँ पर है। एक ब्रांच यहाँ पर दिख रहा है, एक ब्रांच यहाँ पर दिख रहा है। अब किधर से काउंटिंग करें? अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो पहला ब्रांच 3 नंबर वाले कार्बन से भेंट होता है, और इधर से काउंटिंग करते हैं तो पहला ब्रांच 2 नंबर वाले कार्बन पर भेंट होता है। इसका मतलब काउंटिंग उधर से स्टार्ट करना है जिधर से ब्रांच नजदीक आए। पहला काम लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। वैसा चेन जब काउंट कर रहे तो कलम उठना नहीं चाहिए। ये नहीं कि 6 के बाद यहाँ 7 और 8, इसको नहीं काउंट कर लेना है, लगातार चलना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 लगातार है, तो 6 कार्बन का चेन लगातार हो गया। दूसरा काम क्या करना है? काउंटिंग किधर से करना है? उधर से करना है जिधर से ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप नजदीक आए। तो इधर से कर रहे तो 2 नंबर पर ब्रांच आ रहा है, पेरेंट चेन के दूसरे नंबर वाले कार्बन पर ब्रांच आ रहा है। इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 नंबर पर ब्रांच आ रहा है, तो 3 नंबर वाला नहीं लेंगे, 2 नंबर वाला लेंगे, यानी काउंटिंग इधर से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 और 6। सिर्फ पेरेंट चेन के कार्बन को काउंट करना है, ध्यान समझना है। तो क्या हो जाएगा? आप देखो 2 नंबर पर भी मिथाइल है और 4 नंबर पर भी मिथाइल। लिखेंगे 2,4 डाइमिथाइल। क्या लिखेंगे? 2,4 डाइमिथाइल, और 6 कार्बन का चेन है तो लिखेंगे इसको हेक्सेन। 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन इसका आंसर हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है, ना कि पेंटेन वाला। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, नाउ अब कहता है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। अरे न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के पीएच का मान तो भाई 7 होता है, आप लोग भी जानते हैं, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि पीएच ऑफ न्यूट्रल। पीएच मतलब क्या बताया है कल? पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या है जी? 7 है। तो 7 हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको यही वाइंड अप करते हैं क्लास। अगली क्लास जो हमारी अगली सीरीज आएगी उसमें हम मॉडल सेट 3 का सेक्शन A डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो।